नमस्कार। विज्ञान की रोशनी चारों तरफ फैलाने वाले इस शो में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा त्रिपाठी। वैसे तो पृथ्वी करोड़ों वर्ष पुरानी है, लेकिन हमारी इसी पृथ्वी के अस्तित्व का उत्सव मनाने वाला पृथ्वी दिवस 50 साल पुराना है। हर वर्ष 22 अप्रैल को पूरी दुनिया पृथ्वी दिवस मनाती है। 1970 में शुरू हुए इस सफर ने 2020 में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है। ये पृथ्वी के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता के 50 साल हैं। और आज का दौर ऐसा दौर है जब पृथ्वी दिवस की सबसे ज्यादा जरूरत है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, व्यावहारिक स्वार्थ के लिए जंगलों की कटाई, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, खनन और पानी के संसाधनों का दुरुपयोग, ये सब पृथ्वी के लिए वो अलार्म है जो पृथ्वी दिवस के दिन जरा जोर से सुनाई देते हैं। और आज मैं भी इसी अलार्म के साथ आई हूँ। मेरे साथ हैं दो खास मेहमान। मेरे साथ हैं मौसम वैज्ञानिक और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। आपको साइक्लोन मैन के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ विज्ञान पत्रकार, लेखक एवं वक्ता दिनेश शर्मा जी। आप आर्कटिक सागर का दौरा करने और वहां की जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्टिंग करने वाले पहले दक्षिण एशियाई पत्रकार हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा, हम पृथ्वी दिवस पर आज बात करने वाले हैं। 50 साल पूरे हो चुके हैं पृथ्वी दिवस को। आपने तो दिनेश जी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स कवर भी किए होंगे इन 50 सालों में, बहुत सारे। आप आज की मौजूदा जो स्थिति है पृथ्वी की, उसको लेकर पृथ्वी दिवस का जो मौजूदा स्वरूप है उसको कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही प्रासंगिक दिवस है आज के माहौल को लेकर। लेकिन जब ये शुरू हुआ था 50 साल पहले, तब एक माहौल कुछ अलग था जी। हमें ये देखना पड़ेगा कि पृथ्वी दिवस मनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई तब। अगर हम देखें कि 1970 से 1990 तक पृथ्वी दिवस अमेरिका में ही मनाया जाता था, उतना उसका व्यापक स्वरूप बाकी जगह नहीं था। और 1990 के बाद उसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा। कई देश उसमें शामिल हो गए। और मेरे ख्याल से 2009 या 2010 में यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको एक ऑफिशियली उसको दर्जा दिया कि एक पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाएगा। तो एक पूरी एक जर्नी रही है, बहुत ही रोचक है, क्योंकि एक जन आंदोलन के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। न कि कोई ऑफिशियल डे इसको घोषित किया, न किसी सरकार ने किया या किसी इंटरनेशनल एजेंसी ने नहीं किया। ये एक जन आंदोलन के रूप में उभरा। और क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हुई? क्योंकि 1960 के दशक में कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई कि जो विकास की दौड़ में, जो विकसित देश उस समय के थे, जैसे अमेरिका या दूसरे अन्य देश, वो जिस तरफ जा रहे थे, उस विकास के क्या कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। क्योंकि 1960 के दशक में दो तीन महत्वपूर्ण पुस्तकें आईं। उनसे पता चला कि जो पेस्टिसाइड्स का जो इस्तेमाल बढ़ रहा है वो बहुत ही भयानक है, और उसका दुष्प्रभाव पर्यावरण के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य पर भी हो सकता है। तो ये तब तक कोई ऐसे कानून नियम नहीं थे कि जिससे ये सब रोका जा सके या उनको नियंत्रित किया जा सके। तो ये जो कॉन्शियसनेस या जो एक अवेयरनेस पैदा हुई, वो उस दौरान में पैदा हुई। और अमेरिका में उस दौर में ये भी चल रहा था कि जो एक बहुत ही गुस्सा था लोगों में, वहाँ के लोगों में कुछ इश्यूज़ को लेकर, जो एंटी वार मूवमेंट चल रहा था। तो कुछ लोगों ने ये सोचा कि क्यों नहीं जो शक्ति युवाओं की ये एंगर है उसको एक पॉजिटिव वे में उसको डायरेक्ट किया जाए और पर्यावरण संरक्षण की ओर उनका ध्यान खींचा जाए। इस तरह ये 1970 में इसकी शुरुआत हुई। जी। आप इस प्रयास को किस तरह से देखते हैं? कितना सफल है? क्या उपलब्धियां देखते हैं आप पृथ्वी दिवस मनाने को लेकर? जैसे शर्मा साहब बोल रहे थे, मैं और थोड़ा इसको जाकर तो बोलना चाहता हूँ कि इसका मूल तत्व यही था कि 28 जनवरी 1969 पे अमेरिका की कैलिफोर्निया की जो सांता बारबरा एक ऑयल स्पिल हो गया था। एक मेजर ऑयल स्पिल था। इससे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे। इसमें जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था तब उन्नत देश माने जैसे यूएसए, यूके वगैरह में, वहाँ तो जो दबे हुए जो वॉइस था वो यही ऑयल स्पिल के बाद वो उजल के आया और लोगों के मन में एक रिवोल्ट शुरू हो गया। सो लोग सोचने लगे इसके बाद कि हमारा क्या एनवायरमेंटल रेगुलेशंस है, कि हमारा क्या एनवायरमेंटल सेफ्टी है,
क्या है हमारा एनवायरमेंटल राइट्स है। सो इसको लेकर ठीक 1 साल के बाद एनवायरमेंटल राइट्स डे 28 जनवरी 1970 को शुरू हो गया। मगर इसके बीच में स्टूडेंट्स मास, जनरल पब्लिक, बहुत सारे भी जागरूक हो गए हैं। लगभग 20 मिलियन पीपल यूएसए का 22 अप्रैल 1970 को एकत्रित हो गए और पहला अर्थ डे 22 अप्रैल 1970 में हुआ है। और धीरे धीरे जैसे शर्मा साहब बोल रहे थे, ये इसका काया विस्तार हुआ है और अभी आपको जानकारी हुआ कि 191 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये अर्थ डे में। अर्थ डे का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम 22 अप्रैल में ही हम अर्थ के बारे में सोचें और अर्थ की सुरक्षा के बारे में सोचें और अर्थ की बचाए रखें, मगर इसका जो प्रमुख मुद्दा है यही है कि हम कैसे एक क्लीन अर्थ, एक ग्रीन अर्थ, एक सस्टेनेबल अर्थ हम रखें, सिर्फ हमारे लिए नहीं मगर फ्यूचर के लिए, हाँ, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए। हाँ, भी अर्थ डे जो है वो सेलिब्रेशन का नहीं बल्कि एक ऐसा मौका हो जिस दिन हम अपनी खुशी मना सकें कि अर्थ डे मना रहे हैं बिकॉज हम अर्थ को सिक्योर कर पा रहे हैं। 50 साल का वर्ष अगर आप देखें एक साधना की तरह है। किसी काम को अगर हम 50 साल लगातार करते रहें तो वो साधना बन जाती है, उसमें अपने अंदर बहुत सारा जो है कॉन्फिडेंस डेवलप करती है। पर अगर हमने 50 साल तक वृक्षारोपण यानी पेड़ लगाने को लेकर के या नदियों की सफाई को लेकर के, अपनी आदतों को लेकर के थोड़ा बहुत अगर बदलाव किया होता और उसको एक साधना की तरह अगर हम यूज़ करते तो क्या आज स्थिति डिफरेंट होती दिनेश जी? नहीं, इसको देखने के 2 तरीके हो सकते हैं कि एक तो हम ये सोच सकते हैं कि 50 साल तक हमने इसको मनाया या एक दौरान इस आंदोलन यहाँ तक पहुँचा और फिर भी आज बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे सामने हैं। दूसरा तरीका इसको देखने का ये हुआ कि हमारी उपलब्धियां क्या रही हैं। अगर ये नहीं होता तो स्थिति शायद और भी ज़्यादा भयावह होती। तो ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि लेकिन 50 साल में हुआ क्या है हमें ये देखना जरूरी है कि जैसा कि मैंने कहा कि एक जन आंदोलन के रूप में इसकी शुरुआत हुई। इससे क्या हुआ कि तब तक कोई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ नहीं थी। पर्यावरण का मतलब सिर्फ जीव जंतु और वाइल्ड लाइफ तक ही सीमित था। उसका विकास से क्या संबंध है, पर्यावरण के नुकसान पहुंचाने के क्या हानिकारक तत्व हो सकते हैं जो जिसका नुकसान मानव स्वास्थ्य पर हो सकता है, ये सब साइंटिफिकली इस्टेब्लिश्ड उतना नहीं था। लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें निकल के आ रही थी, लेकिन पॉलिसी कॉन्शियसनेस बिल्कुल भी नहीं था। तो उसके बाद कई देशों में, भारत में भी 1970 में कोई पर्यावरण मंत्रालय नहीं था। 1980 के बाद ही वो बना। एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हुआ करता था, उसका रोल सिर्फ यही था कि हमें फॉरेस्ट के लाइसेंस किस तरह दिए जाएं, उसको कैसे रिसोर्स की तरह इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की जो भावना है, उसके जो प्रोटेक्शन के लिए जो नीतियां ज़रूरी हैं, जैसे कोई एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल लॉज नहीं थे तो वो 70 के दशक में बना। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया और मानव संबंधी जो जैसे कि लेड जो होता था पेट्रोल में, उसके ऊपर कोई मात्रा निश्चित नहीं थी। तो कई चीज़ें जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बना, पॉलिसीज़ बनी, मंत्रालय बने, तो उनसे कई बातें आगे बढ़ी। जरूरी नहीं कि हम हर समस्या हल कर पाए हों, लेकिन एक फ्रेमवर्क उभर के आया। और क्लाइमेट चेंज तो तब शब्द भी नहीं था मेरे ख्याल से 70 के दशक में। लेकिन जैसे जैसे ये कॉन्शियसनेस बढ़ी, जैसे जैसे हमारा उसमें साइंटिफिक रिसर्च हमने की, नई नई बातें सामने आई, वैसे वैसे हमारी पॉलिसीज़ भी बनती गई। पृथ्वी दिवस 2020 50 साल हो गए। इस बार का थीम जो है वो है क्लाइमेट एक्शन। इससे हम क्या समझें और इसमें क्या क्या खास बातें हैं डॉक्टर महापात्रा? जैसे हम लोग जानते हैं कि ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स अर्थ का जो क्लाइमेट है ये रैपिडली चेंज हो रहा है। इसको हम क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। सो इसके प्रभाव में हम लोगों को बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स को इसका फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये ज़रूरत है कि कैसे हम ये क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करें, जैसे कि हम अर्थ को सस्टेन कर सकते हैं, अर्थ का सभी रिसोर्सेज को अच्छा से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको आधार करके 2020 का जो अर्थ डे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका 5 प्रमुख मुद्दा है। एक तो है कि सिटीजन साइंस। सिटीजन साइंस का मतलब ये है कि हम अर्थ को कैसे अच्छा से ऑब्जर्व करें। हर सिटीजन अर्थ को डिफरेंट कर्नर्स में ऑब्जर्व करे, डिफरेंट पैरामीटर्स को, तो ये एक साइंटिफिक बैकग्राउंड क्रिएट कर सकता है और ये हमारा साइंटिफिक वैल्यूज़ को इम्प्रूव करा सकते हैं। दूसरा है कि एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब होता है कि कैसे हम जनरल पब्लिक को डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जोड़े
जैसे कि सभी मिलकर जो अर्थ का जो वेरियस इश्यूज है इसको एड्रेस करें, सो दैट हम एक क्लीन अर्थ, ग्रीन अर्थ और सस्टेनेबल अर्थ को बजाय रखें। तीसरा है कि हम कैसे हमारा अवेयरनेस बढ़ाए। सो अवेयरनेस बढ़ाने का मतलब यही है कि हम नेक्स्ट जनरेशन की जो एनवायरमेंट रिसोर्स पर्सन है इसको तैयार करें। अभी जो अर्थ डे पालन हो रहा है इसका अभी 50 साल हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट जनरेशन फिर आ रहे हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे कंटिन्यूअस अवेयरनेस को बढ़ाएं। जैसे कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है इसमें भी नया नया एनवायरमेंटलिस्ट, एनवायरमेंटल रिसोर्स पर्सन, साइंटिस्ट और मीडिया पर्सन्स सभी डेवलप हो जाए। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वॉलंटियरिज्म, हम कैसे अपने आप को एक वॉलंटियर बनाएं अर्थ का रिसोर्सेस को, नहीं सिर्फ अर्थ को बजाय रखने के लिए, इसको कंजर्व करने के लिए। ऐसे हो सकता है कि हम इसके लिए एक पेड़ एक मानव के आधार पर लगाएं तो 7.8 बिलियन पेड़ इस साल लगाने के लिए कोशिश किया जाएगा, प्लेज किया जाएगा। ऐसे ही जितना नेचुरल रिसोर्सेस है अर्थ को, ऐसे कि हम कैसे ठीक रखें, और इसके साथ साथ जितना हमारा पोल्यूटेंट्स है इसको हम कैसे कम करें, इसे वॉलंटरिज्म में आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम टारगेट कर सकते हैं कि जैसे हमारा सॉयल, वाटर, एयर में जो ट्रासेस है, पोल्यूटेंट ट्रासेस है, इसको हम रिमूव करें वॉलंटरीली। जी 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 जी, ये तो बहुत सारे प्लेजेस हैं जो अर्थ डे 2020 को लेकर के किए जा रहे हैं। चैलेंजेस बीइंग अ साइंस जर्नलिस्ट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, आप चैलेंजेस क्या क्या आज की डेट में देखते हैं? क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जलवायु परिवर्तन और इस तरह के तमाम मुद्दे जो है आज ज़्यादा सीरियस हैं, इन स्पाइट ऑफ कि हम इतने टाइम से इसको काम करें। तो चैलेंजेस क्या देखते हैं आप? बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस बार का थीम है क्लाइमेट एक्शन। इसमें ये देखिए कि क्लाइमेट चेंज नहीं रखा गया है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज की हम बात काफ़ी मतलब करीब करीब 30 साल से कर रहे हैं। 1992 से अर्थ समिट जब सबसे पहला हुआ था 1992 रियो में, वहाँ से हम लगातार कर रहे हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज की जो चुनौती है उससे निपटा जाए या उसको एड्रेस कैसे किया जाए। लेकिन अब एक इंटरनेशनल कम्युनिटी और जो हमारे सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट हैं और दूसरे जो लोग हैं उनमें ये धारणा उभर कर आ रही है कि अब समय ये नहीं रहा कि हम सिर्फ क्लाइमेट चेंज की बात करें, बल्कि हम क्लाइमेट एक्शन की बात करें, ताकि क्लाइमेट चेंज से होने वाले दुष्प्रभावों को किस तरह कम किया जा सके। कि अल्टीमेटली हम कब तक ये बात करते रहेंगे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और किन कारणों से बढ़ रहा है। वैज्ञानिक तथ्य हमारे सामने हैं और जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं वो हमारे सामने, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। लेकिन अब समय ये आ गया कि हम क्लाइमेट एक्शन करें। तो क्या एक्शन हो सकता है? एक तो कि जैसा कि डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि हम अपने लेवल पे हम कुछ कर सकते हैं, वॉलंटियरिज्म कर सकते हैं, लोग अपने आप अपने वातावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, किसी भी तरह से वो जुड़ के काम कर सकते हैं। दूसरा है कि क्या हम जो उसकी क्लाइमेट चेंज की मूल उसके जो कारण हैं क्या हम उनको कम कर सकते हैं। जो क्लाइमेट मिटिगेशन की बात होती है कि जो उत्सर्जन हो रहे हैं उनको कम करना पड़ेगा। जब तक वहाँ पर हम काम नहीं करेंगे उस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ेंगे। उस दिशा में एक लोगों में एक कोऑपरेटिव भावना नहीं आएगी कि किस तरह देशों में, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में, क्योंकि एक ग्लोबल समस्या है क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट एक्शन भी ग्लोबली होना पड़ेगा। तो उसके लिए उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है कि क्लाइमेट मिटिगेशन की हम और आगे बढ़ें। और जहाँ पर हम वो नहीं कर सकते तो क्या हम क्लाइमेट अडाप्टेशन की बात कर सकते हैं कि जैसे हीट वेव्स आ रहे हैं, जो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स आ रहे हैं, तो क्या हम उनको अडाप्ट कर सकते हैं। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हम ऐसे क्रॉप्स विकसित कर सकते हैं जो अधिक टेम्परेचर में अच्छे से उग सकें। तो इस तरह के एडाप्टेशन के मेजर्स भी हमें देखते हैं। तो क्लाइमेट एक्शन का मतलब ये हुआ कि हम ऑन ग्राउंड हम क्या करने जा रहे हैं एज ए कंट्री, एज ए इंटरनेशनल कम्युनिटी और एज इंडिविजुअल्स। जी, एक चीज़ जो समझ आती है, मौसम विज्ञान विभाग लगातार जो है आंकड़े इकट्ठे करता है। गर्मी, सर्दी, हम देख रहे हैं आजकल बहुत एक्सट्रीम्स क्लाइमेट है। गर्मी है तो बहुत एक्सट्रीम है, सर्दी है तो बहुत एक्सट्रीम है, चाहे कम समय के लिए ही हो। तो जो ये आंकड़े हम इकट्ठे करते हैं और जो हम ये चेंजेस देख रहे हैं, आपने तो इतने सालों से इसको स्टडी भी किया होगा, इसे आप किस तरह से देखते हैं और इन एक्सट्रीम कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए कितना हेल्पफुल होगा इस तरह की कोशिशें? क्लाइमेट चेंज के प्रभाव में आप अर्थ सरफेस का टेम्परेचर देखेंगे कि लगातार राइज हो रहा है जी। और इंडिया में भी ये टेम्परेचर राइज हो रहा है। हमने लास्ट 100 ईयर्स जैसे 1901 से डाटा लेकर हम एनालिसिस किए हैं इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट पे। इससे पता चलता है कि जो रेट में पहले टेम्परेचर राइज हो रहा था, अभी 1970 से शुरू करके आप देखेंगे पीरियड, उसमें ज़्यादा रेट में
टेम्परेचर राइज हो रहा है। और सो जो एक्सेलरेटेड जो वार्मिंग हो रहा है ग्लोबल में तो हो रहा है, मगर इंडिया में भी ये देखने को मिला है। इसके प्रभाव में जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, जैसे हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स, थंडरस्टॉर्म्स, हेवी रेनफॉल लीडिंग टू फ्लड्स, द साइक्लोन्स, इसके भी प्रभावित हो रहे हैं। हम ये देखें कि जैसे फॉर एग्जांपल हीट वेव लें, तो हीट वेव का फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी स्पेशली नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में बढ़ रहा है, सो टेम्परेचर बढ़ने के कारण। सिर्फ इतना नहीं, जो टेम्परेचर का जो वेरिएबिलिटी है वो भी राइज हो रहा है। इसके प्रभाव में कभी कभी आपको भी कोल्ड वेव मिल सकता है, नहीं तो यूजुअली टेम्परेचर राइज होने से कोल्ड वेव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और जैसे आपने देखा होगा 2019 दिसंबर में एक मेरी अनयूजुअल कोल्ड स्पेल रहा। ये सब एक्सट्रीम स्पेल हो सकता है ड्यू टू इंक्रीज इन वेरिएबिलिटी ऑफ टेम्परेचर्स। सिमिलरली ये देखा गया कि जो सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री है और प्लेन्स ऑफ इंडोगेंस्टिक एरिया है, वहाँ भी आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, यानी से फॉर एग्जांपल 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल 24 घंटे के अंदर जो होता है, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, जबकि लाइट रेनफॉल या मॉडरेट रेनफॉल का फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है। इसका मतलब हुआ बारिश नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, जब हो रहा है तेजी से हो रहा है, बाढ़ आ रही है। तो इसका ज्यादा प्रभाव आपका अर्बन एरिया में होगा, जहाँ की आपका कंक्रीट स्ट्रक्चर ज्यादा है, ओपन एरिया कम है, रिवर रन ऑफ कम है, सो इसलिए ज्यादा एक्यूमुलेशन होगा और ये सबमर्जेंस और इनंडेशन क्रिएट करेगा। बिल्कुल। सिमिलरली ये भी दिखाया गया है कि कुछ एरिया में साइक्लोन का इंटेंसिटी भी बढ़ रहा है। सो ये सभी एक्सट्रीम वेदर जो सब हो रहा है, इसके वो जो इम्पैक्ट है, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट है, मगर हमको इसको एड्रेस करना पड़ेगा। सो भारत मौसम विज्ञान विभाग इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशनल सेंटर्स क्रिएट कर रहा है और ऑब्जर्वेशन नेटवर्क भी बढ़ा रहा है। दिनेश जी, ग्लेशियर्स के बारे में ज़रा सा मैं समझना चाहती हूँ। जैसे आइसलैंड में पिछले साल 2019 में ये हुआ कि ग्लेशियर की मौत हो गई और वहाँ पर एक शोक सभा मनाई गई। यानी लोग ये जानते हैं कि ग्लेशियर का मरना जो है, ग्लेशियर का पिघलना जो है, वो किसी की मौत के बराबर है, इतना डिफिकल्ट है वो सिचुएशन। 2200 तक, सन 2200 तक, यानी इस सेंचुरी के अंत तक 400 से ज़्यादा ग्लेशियर सिर्फ आइसलैंड में पिघल जाएंगे। ये कितना सीरियस इशू देखते हैं? नहीं, क्लाइमेट चेंज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही सीरियस इशू है, क्योंकि जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो टेम्परेचर राइज है वो हिली एरियाज़ में ज़्यादा है बनिस्बत के प्लेन्स में। तो आप ये समझिए कि अगर जैसा कि डॉक्टर महापात्र ने कहा कि पिछले 100 साल में लगभग 1 डिग्री हमारा टेम्परेचर भारत के क्षेत्र में बढ़ा है, तो लेकिन वो अगर हिमालयन क्षेत्र में देखें तो वो राइज वहाँ पर ज़्यादा है। और क्लाइमेट चेंज के चलते वो वहाँ पर उसकी जो रेट है वो वहाँ पर ज़्यादा होगा, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और नॉर्मल कोर्स में ग्लेशियर हमेशा पिघलते हैं, तभी हमें फ्रेश वाटर मिलता है और उन्हें वाटर टावर्स कहा जाता है, क्योंकि जो भी फ्रेश वाटर का जो हमारा स्टोर है वो सारे ग्लेशियर्स में सुरक्षित है। लेकिन जो बनने और उनके पिघलने और वापस बनने की जो प्रक्रिया है उस पर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका असर हो रहा है। सिर्फ जैसे 400 ग्लेशियर्स की बात की, लेकिन एक हिमालय क्षेत्र में ही हज़ारों की संख्या में ग्लेशियर्स हैं। एक पिछले साल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की एक स्टडी आई है कि जो सतलुज बेसिन के जो ग्लेशियर है वो करीब 2200 ग्लेशियर्स हैं। इसमें ये देखा गया कि इनका साइज़ अलग अलग होता है। तो कोई बहुत बड़े ग्लेशियर्स हैं और कुछ बहुत 1 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र तक ही सीमित हैं। तो उन्होंने ये पाया कि 2030 तक जो छोटे ग्लेशियर्स हैं, इन जो 2200 ग्लेशियर्स में से, उसमें से लगभग 50 का बहुत तेज़ी से पिघलना हो जाएगा। और वो चिंताजनक है, क्योंकि जो छोटे ग्लेशियर्स हैं उन पर लोग निर्भर होते हैं। जो पानी की जो सप्लाई होती है, जो आसपास कम्युनिटीज़ रहते हैं, सबसे पहले असर उन पर होगा। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय है पूरी विश्व कम्युनिटी के लिए, और स्पेशली जो भारत जैसा देश जहाँ पे बहुत बड़ी जनसंख्या, जो वाटर टावर्स हैं, हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, जो ग्लेशियर फेड रिवर सिस्टम है, उस पर सबसे ज़्यादा असर होने वाला है। जी। और इन सब का असर क्योंकि आम आदमी पे होगा तो ये समझने की ज़रूरत भी है। ये कहा जाता है कि योर एक्शंस मेक अ डिफरेंस। तो क्या एक्शंस आप सजेस्ट करना चाहेंगे डॉक्टर महापात्रा हमारे दर्शकों को, जो ये बड़े जो हम बड़े इश्यूज जो है उनमें छोटे एडिशंस करें, छोटी हेल्प कर सके? मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि हम सभी क्लीननेस का ड्राइव जो है वो बजाय रखना चाहिए। सो भारत में जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, इसके अंदर हम
अर्थ को क्लीन रखना चाहिए। जब हम अर्थ को क्लीन रखने को बोल रहा हूँ कि हमारा जो सॉयल है, हमारा जो वाटर है, हमारा जो एयर है, इसको हम क्लीन रखें। इसमें कोई ऐसे मटेरियल ना डाले जिसमें ये पोल्यूटेड हो जाए, जिसकी वजह से अर्थ भी पोल्यूटेड हो। दूसरा पॉइंट मैं ये बोलूँगा कि हम अर्थ को ग्रीन रखें, हम डिफॉरेस्टेशन ना करें, पेड़ ना काटें और हम पेड़ लगाएं। सो ये हमारा होना चाहिए कि हम कुछ पेड़ लगाएं और इसका देखभाल भी करें। तीसरा पॉइंट हम बोलेंगे कि हम अर्थ को सस्टेनेबल रखें, जैसे कि हमारा जो वाटर रिसोर्स है फॉर एग्जांपल, इसको ऐसे यूज़ करें जैसे इसका मिनिमम मैंने स्पेंड हो और ये हमारा वाटर रिसोर्स है वो सर्वाइव करे। कि हमारा जो फॉरेस्ट रिसोर्सेस है, जितना नेचुरल रिसोर्सेस है, इसको हम मैंने जुडिशियसली इसको यूज़ करें और इसको हम स्पॉइल ना करें। और चौथा ये है कि हम जो हमारा ग्रीन हाउस गैसेस है, जो कि अभी थ्रेट क्रिएट कर रहा है, क्लाइमेट चेंज का जिम्मेदारी ले रहे हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस, इसका एमिशन हम बंद करें। सो जैसे फॉर एग्जांपल हम प्लास्टिक का यूज़ ना करें और जो भी ऐसे मटेरियल है जो ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करता है, वो सभी हम यूज़ ना करें। इसका यूज़ कम करें तो ये अर्थ को सपोर्ट करेगा। और पांचवा ये है कि हम हमारा अवेयरनेस बढ़ाएं और हमारे आसपास जो सोसाइटी है उनका भी हम अवेयरनेस बढ़ाएं। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए दो तरीका है, एक अपने को पढ़ना पड़ेगा और दूसरों को पढ़ाना पड़ेगा, और ऐसे गॉसिपिंग थ्रू भी हम अर्थ के बारे में, अर्थ के एनवायरनमेंट के बारे में और इसका सस्टेनेंस के बारे में हम दूसरों को अवेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल, अवेयरनेस तो बढ़ानी पड़ेगी। हम अवेयर हैं भी, हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, हमें छोटी छोटी चीज़ें सिखाई भी जाती हैं कि पानी कम बर्बाद करें या कूड़ेदान में डालें, आसपास सफाई रखें, पौधे लगाएं, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें वगैरह वगैरह। लेकिन एक आम धारणा है लोगों के बीच में कि अरे एक मेरे करने से क्या होगा, यहाँ कूड़ा है तो चलो मैं भी इसमें ऐड कर देता हूँ। तो इस तरह का जो एटीट्यूड है दिमाग में, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो पर्यावरण को लेकर जो अवेयरनेस और सीरियसनेस की हम बात कर रहे हैं, उसको सभी के दिमाग में डालने का कोई साइंटिफिक तरीका आप सजेस्ट कीजिए दिनेश जी। कोई साइंटिफिक तरीका तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर साइंटिफिक तरीके से हम सोचें, जैसे कि किसी भी एक्शन की शुरुआत अवेयरनेस से होगी, कि आप अवेयर होंगे तभी आप में ये भावना होगा कि मैं कुछ करूं और फिर फाइनली आप कुछ करेंगे। तो एक पूरी प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। सिर्फ अवेयरनेस डजंट लीड टू एक्शन, ये हमें नहीं सोचना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अगर उस पर स्ट्रेस करेंगे, सिर्फ अवेयरनेस, जागरूकता ही हम पैदा करेंगे, लेकिन ऐसे कंडीशंस नहीं बनाएंगे कि लोग उस पर एक्शन भी ले सकें। जैसे हम छोटी सी बात में कहूँगा कि हम सब बोलते हैं कि क्लीन एनर्जी, हम जैसे इमिशंस कम करने की भी हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोगों को कोई ऑप्शन नहीं देंगे कि वो अपना जो इमिशंस है, पर्सनल इमिशंस हम कह सकते हैं, कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कार में जाते हैं, बस में जाते हैं या किसी और माध्यम से जाते हैं, तो आपका एक इमिशन होता है। या आप एक शहर से दूसरी जगह फ्लाई करके जाते हैं, उड़ के जाते हैं हवाई जहाज़ में, तो भी एक आपका पर्सनल कार्बन इमिशन होता है, कार्बन फुटप्रिंट होता है। तो उसको अगर हम कम करने की बात लोगों से करते हैं, तो क्या हम लोगों को कुछ वैकल्पिक व्यवस्था भी दे रहे हैं कि ताकि वो अपना उस दिशा में आगे बढ़ सकें। तो निश्चित रूप से अवेयरनेस बनाना है, लेकिन एक ऐसा माहौल भी बनाना पड़ेगा जिससे लोग उसमें एक्शन उस पर कर सकें। जैसे बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल चेंज की हम बात करना चाह रहे हैं, कि हम किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को सस्टेनेबल बना सकें, किस तरह हमारे कपड़े सस्टेनेबल हो, किस तरह से हमारा भोजन सस्टेनेबल हो, किस तरह से हमारा ट्रैवल सस्टेनेबल हो। बिल्कुल सही कहा। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, स्टूडियो में आए और हम सबको इतनी अच्छी जानकारियाँ दी।